यामध्ये मॅडम मी तुम्हाला दोन गोष्टी केल्या. पुन्हा सांगतो, गोवा शांताबंदी मग गोवा शांती विषय ते घेत नाही. तर गोवंशला नाहीच आहे. कत्तलखान्याचा टेंडरचा विषय मी सांगते सर. त्या जोपर्यंत डीपी मंजूर होत नाही तोपर्यंत कुठलीही निधीचं टेंडर काढायचं नाही असं माझ्याकडे एक लेटर आहे. मी जेव्हा निधी दिली मग हे धोरण यासाठी का लागू पडलं नाही? आरक्षण नसताना टेंडर काढलं असेल तर टेंडर केलेलं नसेल, आरक्षण मंजूर नसेल ते टेंडर होतं. दोस्तों, मीरा भाईंदर में कल शाम से ही एक चर्चा ज़ोरों शोरों से गूंज रही है। ये चर्चा है कत्ल खाने यानी बूचड़ खाने को लेकर, यानी इंग्लिश में अगर आप इसे कहेंगे तो स्लॉटर हाउस। अब मामला क्या है? मामला, जैसा मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, 40 करोड़ के टेंडर से जुड़ा हुआ मामला है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने इसको लेकर सीधे तौर पर वर्तमान 145 मीरा भाईंदर क्षेत्र की विधायक गीता भरत जैन को घेरने के साथ साथ उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए कि ये नाक के नीचे, उनकी नाक के नीचे ये फैसला लिया गया है बूचड़ खाना बनाने का, लेकिन उनको ये पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर गीता भरत जैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने कमिश्नर साहब को बाकायदा इस मामले को लेकर लेटर दिया है और जल्द ही वो उनसे मिलने भी वाली है। आज वही मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या क्या हुआ है सबसे पहले तो आपको वो दिखा देते हैं, उसके बाद गीता भरत जैन ने क्या कहा है अपने बयान में आपको वो भी दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखिए। जनप्रतिनिधि आपको बोल सकते हैं, अभी इनका निवेदन अलग से नहीं करेंगे, आपसे बिल्कुल मैं निवेदन में अभी हम अंदर बात इसलिए आगे छोड़ के आए कि इन सबके सामने बात हो। सर मेरे पास एक लेटर है कि जब तक डीपी मंजूर नहीं होता मैंने एक बगीचे के लिए निधी दी। दुसऱ्यांसाठी दुसरं धोरण का आहे? यामध्ये मॅडम मी तुम्हाला दोन गोष्टी केल्या. मी पुन्हा सांगतो, गोवा शांताबंदी मग गोवा शांती विषय ते घेत नाही. साहेब गोवंशला नाहीच आहे. कत्तलखान्याचा टेंडरचा विषय मी सांगते सर. त्या जोपर्यंत डीपी मंजूर होत नाही तोपर्यंत कुठलीही निधीचं टेंडर काढायचं नाही असं माझ्याकडे एक लेटर आहे. मी जेव्हा निधी दिली मग हे धोरण यासाठी का लागू पडलं नाही? आरक्षण नसताना टेंडर काढलं असेल तर टेंडर केलेलं नसेल, आरक्षण मंजूर नसेल ते टेंडर होतं. तो जैसा आपने देखा, इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि गीता भरत जैन सीधे तौर पर आयुक्त संजय काटकर से बहस करती नजर आई कि 145 में अगर आप कोई डेवलपमेंट करते हैं या आप किसी तरीके की डेवलपमेंट से जुड़ी हैपनिंग हो रही है तो क्या आपको मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं लेंगे, क्या मेरे संज्ञान में नहीं आना चाहिए? वो संजय काटकर ने हालांकि ये भी कहा कि अगर डीपी प्लान में आरक्षण की बात जो कही जा रही है कि अगर आरक्षण नहीं होगा, जो आप कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं है अभी, जब तक डीपी प्लान पूरा फाइनल नहीं हो जाता और आरक्षण की बात सामने नहीं आ जाती तब तक बूचड़ खाने का जो एक तरीके से आप कहेंगे निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। अगर आरक्षण बूचड़ खाने का नहीं होता है डीपी प्लान में तो हम सीधे तौर पर इसको रद्द कर देंगे, ये संजय काटकर कहते हुए नजर आए हैं। हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि गीता भरत जैन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बयान दिया है और क्या नहीं। उनसे जितने भी सवाल पूछे गए उसका जवाब वो कैसे देती हुई नजर आई हैं, आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। क्या कहेंगे, आज कत्ल खाने के मुद्दे को लेकर आपने आयुक्त से मीटिंग की है, क्या बात हुई है और क्या आश्वासन दिया आपको? मैं कल से ही बोल रही हूँ कि पहले हमें आयुक्त को ये तो बताना चाहिए कि आपका जो टेंडर है वो इलीगल है। मेरे पास एक पत्र है, मेरी एक निधि को उन्होंने ये कह के जवाब दिया था कि जब तक डीपी फाइनल नहीं हो जाता आपकी ये निधि इस आरक्षण के लिए नहीं लग सकती। तो वो पॉलिसी बाकी सबके लिए भी सेम होनी चाहिए। तो जब तक डीपी फाइनल नहीं हो जाता आरक्षण का कोई भी टेंडर नहीं निकल सकता। अभी हमने वही संज्ञान में लाके दिया और आयुक्त ने ये मंजूर किया कि वो टेंडर कैंसिल करें। वो निधि अब तक एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है, वो निधि जो आई है वो सना हिसाब ये चाहिए। आपको क्या, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कल तक। ये सब जब आपने वो लेटर मुझे बताया तभी पता पड़ा कि वो मांग उनकी थी। तब तक मुझे इस निधि कहाँ से आया उसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आपके विधानसभा में मैंने एक बार पहले भी विषय उठाया था, अगर आपको याद हो, आपके विधानसभा में दूसरे बार ऐसा हो रहा है, प्रताप शर्मा एक निधि लाके देते हैं जो कि यदि ये मुख्यमंत्री का निधि है तो ठीक है, अगर प्रताप शर्मा एक लाते हैं तो ये तो आप भाई मेरे जो भी निधि होती है आमदारों को मिलती है वो राज्य शासन की ही होती है। तो ये निधि उनकी, ये निधि वैसी वैसा क्रेडिट ले रहे हैं ना वो, उन्होंने सवाल ये है सर, कि
145 विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई काम मंजूर होता है तो प्रशासन की ये भूमिका होनी चाहिए कि स्थानीय विधायक को पहले पूछा जाए। जी बिल्कुल, मैंने ये बात भी उनके संज्ञान में लाई कि आप 145 में अगर ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं तो मेरे संज्ञान में लाइए। मैं मानती हूँ कि प्रशासन के काम में हमें कुछ बोलने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन जब हम एक दूसरे को एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, अगर ये मेरे संज्ञान में पहले ही आया होता तो मैंने ये नियम उनको बताया होता कि आपने देखो मुझे ये पत्र दिया है कि जब तक डीपी मंजूर नहीं होगा, ये आरक्षण की निधि नहीं, तो आप इसे भी मत निकालिए, तो ये फ़ायदा हुआ होता। आज जो ऐसी स्थिति बन पड़ी है शहर में, आज एक मोर्चा निकला, कल दूसरा निकलेगा, कल तीसरा आंदोलन होगा, तो ये स्थिति को अगर अवॉइड करना है तो आप जब मिलजुल के काम करेंगे तभी ये संभव होगा। तो उन्होंने भी ये बात को मंजूर किया है कि अभी आगे से ऐसा कुछ भी होगा हम आपके संज्ञान में लाएंगे जो आपके 145 में होगा। अभी आप कह रहे हैं कि ये रद्द होगा टेंडर, तो जो आंदोलन करने वाले हैं उनको आप क्या आह्वान करेंगे? देखिए, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेयर रह चुके, आमदार रह चुके, वो डायरेक्ट आंदोलन का रास्ता क्यों लेते हैं? आंदोलन यानी हमारी ही सरकार के विरुद्ध आप आंदोलन करना चाहते हो क्या? तो ऐसा कुछ ना करें। आपने भी एक लेटर लिखना था, आपने भी जो मैंने ये आप उनको बताया, उनको जो रिक्वेस्ट की वो आपने भी करनी चाहिए थी। एज ए एमएलए, एज अ माजी एमएलए आपको यही काम करना चाहिए था। क्यों ये डायरेक्ट आंदोलन और कूदने का ये स्टंट क्यों चाहिए हमें? मैम, क्या आपको लगता है कि ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से टेंडर पास हुआ है या फिर ये जानबूझकर किया गया कुछ ऐसा? देखिए, इस बारे में तो उनकी मंशा, उनके दिल में क्या है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने ये कबूल किया है कि आरक्षण जब तक नहीं पड़ता हम ये टेंडर नहीं निकाल सकते और ये टेंडर रद्द करते हैं। तो उनके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि चलो देर आए दुरुस्त आए। क्या अभी आगे काम की जगह पर धर्म पे ही राजनीति होगी क्या? ये बात धर्म और नई धर्म की है ही नहीं। मैंने तो ये मुद्दा इसलिए उठाया है कि कायदे में ये आरक्षण नहीं होते हुए आपने टेंडर निकाला है। अगर मेरी निधि आरक्षण नहीं पड़ने तक नहीं वापर सकते हैं या किसी XYZ की निधि, जब हम ये रीज़न देते हैं कि आरक्षण का लेटर है, आरक्षण है, आप नहीं वापर सकते, तो फिर ये पॉलिसी आपकी कायम रहनी चाहिए। हम वेट करते हैं। हाँ, मैं एक बात और बोलती हूँ कि अगर ये आरक्षण मंजूर भी हुआ तो हम उस आरक्षण का विरोध करेंगे। मैडम, ठीक चुनाव से पहले आपके चुनाव क्षेत्र में कत्ल खाने को मंजूरी दिलाना और क्योंकि आप एक जैन समाज से हैं तो आपका विरोध होना, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र लगता है या सोची समझी साजिश लगती है आपको? बिल्कुल हो सकती है। आपने जो कहा वो भी हो सकता है कि कोई ना कोई ये साजिश कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है। जी, तो जैसा आपने देखा, गीता भरत जैन खुलकर ये कहती हुई नजर आई हैं कि इस पूरे मामले पर उन्होंने संजय काटकर से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये जो टेंडर है इसको रद्द किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अभी भी ये बात सिर्फ और सिर्फ अनुमान के तौर पर कही जा रही है कि प्रताप सरनाईक द्वारा राज्य सरकार से लाई गई निधि, 40 करोड़ की निधि से ही ये टेंडर कहीं ना कहीं पास होने की कगार पर है। 10 तारीख जो है आखिरी तारीख है। अब उससे पहले ना सिर्फ ज्ञापन दे दिया गया है बल्कि तमाम शिकायतें भी जो है वो भी दे दी गई है साफ सीधे तौर पर। अब नरेंद्र मेहता जी ने, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा था कि अगर ये टेंडर रद्द नहीं होता है तो वो सीधे तौर पर 8 तारीख को आंदोलन करेंगे और ना सिर्फ आंदोलन करेंगे बल्कि महानगर पालिका की छत से छलांग लगा देंगे, ये भी उन्होंने कहा था। देखना ये होगा दोस्तों कि ये टेंडर जब तक रद्द नहीं होता है, क्योंकि अभी अगर आप कहेंगे तो रद्द करने का जो आश्वासन तो है दे दिया गया है, लेकिन नरेंद्र मेहता की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।